प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल डमरू स्टोरी टीवी पर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। देखिए ये वीडियो और आनंद लीजिए। बहुत पुराने जमाने की बात है। सोलनपुर में संगीता, मधु और नंदा नामक 3 गरीब बहनें रहा करती थी। घर में आमदनी के नाम पर बूढ़े हो चुके पिता का एक फूड स्टॉल था। थोड़ी बहुत आमदनी से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। तीनों बहनें पढ़ाई कर रही थी और उनका सपना था कि जल्द कहीं नौकरी मिल जाए तो घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। एक दिन की बात है, पड़ोस की एक औरत उनके घर आकर बोली, बेटी संगीता, आज मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। घर में चावल नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकती हो? मैं 1-2 दिन में लौटा दूंगी। संगीता खुद बहुत अधिक परेशान थी। उसके पिता कई दिनों से बीमार थे और दुकान नहीं जा रहे थे। घर में एकदम थोड़े से ही पैसे थे। आंटी जी, आप यहाँ बैठिए, मैं देखती हूँ। उसने पड़ोस की महिला को कुर्सी पर बिठाया और दूसरे कमरे में आकर अलमारी में देखने लगी। वहाँ बहुत थोड़े ही पैसे थे। वो सोच में पड़ गई। अगर उसने ये पैसे भी उन्हें दे दिए तो आज खुद उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। संगीता पैसे लेकर उस पड़ोसन को दे देती है। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ढेरों आशीर्वाद देकर वो महिला चली गई। उस दिन उनके घर में खाना नहीं बना। थोड़ा सा पहले का बचा हुआ खाना पड़ा था, जिसे उन्होंने गर्म करके बीमार पिता को दे दिया। फिर संगीता बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी। उसने खुद दुकान चलाने का फैसला कर लिया। अगले दिन संगीता और मधु दुकान पहुंच गई और रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगी। तभी वहां से एक परी गुजरी। वो बहुत ध्यान से संगीता को देखने लगी, फिर पास आकर बोली, तुम्हारे खाने की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। इससे पहले मैं कई बार यहाँ से गुजरी हूँ, मगर ये खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की। लगता है तुम्हारे बनाए खाने में कुछ खास है। और परी ने उसे खाने का ऑर्डर दिया। खाने के बाद परी ने उसके स्वाद की बहुत तारीफ की। फिर बोली, एक काम करो, 5 प्लेट पैक कर दो। मैं रानी परी को खिलाना चाहती हूँ, वे बहुत खुश हो जाएंगी। मधु ने खाना पैक करके परी के हवाले कर दिया। परी ने उसे सोने के कई सिक्के दिए और चली गई। इस घटना के 2 दिन बाद ही वहाँ रानी परी आई। लड़की, तुम्हारे बनाए खाने के स्वाद ने तो मुझे दीवाना बना दिया है और इसीलिए आज मैं तुम लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। और रानी परी ने उसे 2 जादुई परफ्यूम दिए और बोली, ये सफेद बोतल वाले परफ्यूम का इस्तेमाल कर तुम जब चाहो किसी भी सामान को सोने का बना सकती हो, और काले बोतल वाले परफ्यूम से तुम किसी भी मुसीबत से बच सकती हो। ये कहकर रानी परी वहां से चली गई। वे दोनों बहनें उसी समय घर आई और उसने बर्तन पर सफेद बोतल वाले परफ्यूम का छिड़काव किया। ऐसा करते ही वो प्लेट सोने के प्लेट में बदल गया। ये देखकर तीनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मधु और नंदा उस प्लेट को लेकर जौहरी के पास गए। जौहरी ने जांचने के बाद उसे रुपए दे दिए। अब तो दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे पैसे लेकर घर आई और इस तरह से अब उस परिवार की गरीबी दूर होने लगी। संगीता अपने आसपास के गरीब लोगों की खूब मदद करने लगी। एक दिन 2 चोर आपस में बातें कर रहे थे। भाई कल्लू, आखिर ये फक्कड़ फैमिली रातों रात अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई कि दोनों हाथों से सबकी मदद कर रही है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तू ठीक कहता है मोंटी भाई, मुझे तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। हमें छुपकर इसका राज जानना चाहिए। और वे दोनों चोर छुपकर उन बहनों की जासूसी करने लगे। एक दिन जब संगीता परफ्यूम से सोना बना रही थी, उसी समय वे दोनों चोर वहां पहुंच गए। अब समझ में आया राज क्या है। मोंटी भाई, जल्दी से ये परफ्यूम अपने कब्जे में कर। हाँ कल्लू भाई। और फिर बदमाश ने संगीता के हाथ से वो परफ्यूम छीन लिया और भागने लगा। तभी नंदा ने दूसरे परफ्यूम का छिड़काव दोनों चोरों पर कर दिया। ऐसा करते ही उन दोनों को बिजली के झटके लगने लगे।
अरे अरे, ये कौन सा जादू है? भाई मोंटी, बचाओ, मुझे छोड़ दो। अरे अरे अरे, मार डाला। मोंटी, तू मुझे बचा क्यों नहीं रहा है? अरे कालू भाई, मैं क्या बचाऊंगा? मेरी हालत खुद पतली है, ये झटके अब मुझसे नहीं झेले जाते। हमें माफ कर दो बहन जी, मैं कान पकड़ रहा हूँ, फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। संगीता ने फिर से परफ्यूम का छिड़काव किया और दोनों चोर जमीन पर गिर गए। बिजली के झटके अब बंद हो गए थे। वे दोनों उठे और भाग खड़े हुए। उस दिन की घटना के बाद फिर कभी किसी ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अब वे बहनें अपने पिता के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगी। किसी शहर में तमन्ना अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। वे सब बहुत गरीब थे। चाचा अनुज शर्मा सामान ढोने का काम करते और कुछ पैसे कमा लेते। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी। एक बार की बात है, वे सामान ढो रहे थे कि एकाएक उन्हें चक्कर आ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। उसी समय एक गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में अनुज शर्मा की मौत हो गई। इस घटना के कई दिनों बाद तक उनकी पत्नी जया रोती रही। तमन्ना का भी रो रो कर बुरा हाल था। चाची जी, हमने ऐसी क्या गलती की है कि भगवान ने हमारे सर पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है? माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे। चाचा जी भी अब नहीं रहे। अब हमारा क्या होगा? बेटी, चाचा जी तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन लगता है जैसे भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन हमारे बुरे दिन जरूर बदल जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तमन्ना के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो कुछ काम करे और पैसे कमाए, और वो खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, वो खाना बना रही थी। इसी दौरान वो कुछ काम में बिजी हो गई और खाना जल गया। मालकिन जोरों से चिल्लाते हुए बोली, लो, महारानी ने खाना जला दिया। अरे, इन गरीबों की मदद ही नहीं करनी चाहिए। ये बेमन से काम करेंगी और नुकसान कर देंगी। और वो एक तमाचा जोर से तमन्ना को मारती है और उसे काम से निकाल देती है। तमन्ना उदास मन से घर की ओर लौट रही थी। तभी एक आवाज आती है, रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। वो रुक कर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी निगाह एक पेड़ पर पड़ी जो कह रहा था, आज कई दिनों से मैं तुम्हें यहाँ से आते जाते देख रहा हूँ। मैंने इससे पहले कभी तुम्हें इतना मायूस और उदास नहीं देखा। कारण जानने के लिए मैं खुद को रोक नहीं सका। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तमन्ना ने उस पेड़ को सारी बात बता दी। सुनने के बाद वो पेड़ बोला, तुम्हारी परेशानी का अंत हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा भविष्य गरीबी के अंधेरे में खोकर रह जाए। ठीक है, तो सुनो, कल सुबह 4 बजे यहाँ से एकदम विपरीत दिशा में 100 कदम आगे जाओ। तुम्हें 2 जादुई फ्रॉक का घर मिलेगा। उन दोनों घरों में तुम्हें 2 फ्रॉक मिलेंगे। वो जादुई फ्रॉक तुम्हारा नसीब चमका देगा। मेरा यकीन करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर तमन्ना उस पेड़ से विदा लेती है। अगले दिन सुबह 4 बजे वो घर से निकल पड़ती है और पेड़ की बताई जगह पर पहुंच जाती है। वहां उसे जादुई फ्रॉक का घर दिखने लगता है। वो बारी बारी से दोनों घरों में दाखिल होती है और वहां से 2 फ्रॉक लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अरे, ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक है, तुम्हें कहां से मिले? चाची जी ने सवाल किया। तमन्ना उन्हें सारी बात बता देती है। चाची जी अचरज से उस फ्रॉक को छूकर देखने लगती है कि तभी उसमें से सोने, चांदी और हीरों के जेवर निकलकर फर्श पर बिखर जाते हैं। तमन्ना और उसके चाची की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही।
इतने सारे जेवर! हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। भगवान ने हमारी सुन ली चाची जी। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए। सोने के जेवर बेचकर वे काफी अमीर हो जाती हैं। अब उनका एक बहुत बड़ा सा घर हो गया था। घर में कई नौकर चाकर थे। धीरे धीरे चाची के मन में घमंड आ जाता है। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर तमन्ना को घर से निकाल दिया। बड़ी आई है इस घर पर हक जमाने। कान खोलकर सुन लड़की, ये घर और जादुई फ्रॉक सब कुछ मेरा है, समझी? इस घर में पैर भी रखे तो पैर तुड़वा दूंगी। चली जा यहाँ से। चाची का ऐसा व्यवहार देखकर तमन्ना बहुत दुखी थी। उसने चाची को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वे घमंड में चूर थी। उन्होंने कई गुंडे भी पाल रखे थे। एक रात जब वे सो रही थी, उसी समय उसके दोनों गुंडों ने चाची के हाथ पैर बांध दिए और जादुई फ्रॉक लेकर भाग गए। किसी तरह चाची ने खुद को आजाद कराया और ढूंढते हुए वो तमन्ना के पास आई और बोली, बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए, मुझे माफ कर दे। मैं घमंड में अंधी हो गई थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तमन्ना बेटी, उन दोनों जादुई फ्रॉक को गुंडे चुरा कर ले गए हैं। उनके कब्जे से उन फ्रॉक को तू ही ला सकती है। कुछ कर बेटी, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तमन्ना काफी तलाश करने के बाद किसी तरह से गुंडों के पास पहुंच जाती है। वे दोनों गुंडे उसे देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तमन्ना बड़ी ही बहादुरी से दोनों का सामना करती है। तभी वहां चाची जी भी पहुंच जाती है। बेटी, मैं जादुई फ्रॉक को संभालती हूँ, तब तक तू इन दोनों की मरम्मत कर। तमन्ना उन दोनों गुंडों की अच्छे से पिटाई करने के बाद उन्हें बांध देती है और फिर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देती है। दोनों वापस घर लौट आते हैं और सुख से जीने लगते हैं। चंदनपुर नामक छोटे से शहर में दो बहनें, भावना और बरखा, अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। दोनों बहनों का रंग सांवला था, जिसके कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। भैया लल्लन अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे, मगर भाभी अंजना दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और बात बेबात दोनों पर ताना कसने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से दोनों की शादी हो जाए और वो सुकून से जिए। एक दिन की बात है, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, सब सो रहे थे। तभी घर में एक चोर घुसा और सामान चुराकर भागने लगा। अंजना की आंख खुल गई और उसने चोर को पकड़ लिया। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर में बूढ़े माता पिता हैं। उनके इलाज और खाने पीने की जरूरत पूरा करने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती है। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? बहन जी, मैं अनपढ़ हूँ और कोई काम भी नहीं जानता। ऐसे में मुझे कोई काम पर क्यों रखेगा, इसीलिए मैं चोरी करने पर मजबूर हो गया। अंजना सोचने लगी, अगर मैं बरखा की शादी इस चोर से करवा दूं, तो बरखा सारी जिंदगी परेशान रहेगी और मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा और दहेज के लिए बड़ा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। और अंजना दीपक को अपना प्लान समझाती है। उसे बरखा से शादी के लिए तैयार कर लेती है। वो उसे कुछ रुपए देती है ताकि वो अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर शादी की बात करने उनके घर आए। साथ ही उसे कुछ जरूरी बातें भी बताती है। दीपक अगले दिन उनके घर आया। वो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अंजना उसे अपनी एक पुरानी सहेली का भाई बताकर लल्लन से मिलवाती है। अरे भाई, दिखने में तो तुम अच्छे घर के लगते हो, काम क्या करते हो? भाई साहब, मैं मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी सेवा में मेरा वक्त बहुत अच्छे से कट जाता है। कहते हैं ना कि माँ बाप के पैरों तले स्वर्ग है। बस ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी इसी तरह मेरे माता पिता की सेवा करे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह भाई,
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम दीपक बिल्कुल सही रखा है। तुम्हारे उच्च विचारों ने तो मुझे बहुत प्रभावित कर दिया है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। क्यों अंजना, तुम क्या कहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बरखा के तो भाग खुल गए। आज के जमाने में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो इतने ऊंचे विचारों वाला हो। बस अब देर किए बिना जल्दी से बरखा के हाथ पीले कर दीजिए। थोड़े ही दिनों में बरखा की शादी दीपक से हो जाती है और बरखा दीपक के घर आ जाती है। जल्दी ही उसे सारी असलियत का पता चल जाता है। बरखा, मैं मजबूर था, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दीपक एक कंपनी में सामान ढोने का काम शुरू कर देता है। इसी दौरान किसी बात पर अंजना और भावना में कहासुनी हो जाती है। अंजना उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और घर से चले जाने को कहती है। भावना रोते हुए घर से निकल गई और वो अपनी दीदी बरखा के घर आ गई। वो वहीं रहने लगती है। एक दिन की बात है, वे सब आंगन में बैठे बात कर रहे थे। तभी किसी के कराहने की आवाज सुनकर सब चौंक गए। पास जाकर देखा तो पाया कि वहाँ एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी कराह रही है। उन्होंने उसे उठाया और पानी पिलाया। कई दिनों की सेवा के बाद उस बूढ़ी औरत को होश आ गया। बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी सेवा करने के लिए। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी कि तभी मेरे एक दुश्मन जादूगर ने धोखे से मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मरा हुआ जानकर यहाँ से भाग गया। लेकिन तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। अपने उस दुश्मन जादूगर से तो मैं निपट लूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और जादूगरनी ने एक ऐसा जादू किया कि वहाँ एक संदूक प्रकट हो गया। इस संदूक में सोने, चांदी और हीरे मोती के जेवर हैं। इनके जरिए तुम लोग कोई बड़ा व्यापार शुरू करो और बहुत खुश रहो। और ये कहकर वो जादूगरनी हवा में विलीन हो गई। दीपक, उसकी पत्नी और भावना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दीपक ने वो संदूक खोल कर देखा। संदूक में सचमुच हीरे मोती के जेवरात थे। दीपक ने उसकी मदद से एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते वो एक बड़ा आदमी बन गया। उनके ठाठ देखकर अंजना बुरी तरह से जल भून रही थी और ईर्ष्या कर रही थी। कहाँ तो वो चाहती थी कि उसकी ननद जिंदगी भर परेशान रहे और कहाँ वे सब अब खुशी से रह रहे थे। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोनों बहनों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था।